सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनकारियों से कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है। इसलिए जैसे ही वे सत्ता में आती है, आंदोलनकारियों को मिलने वाले पेंशन को बंद कर देती है। वे चाहे मीसाबंदी हो या फिर वनांचल आंदोलनकारी, सत्ता की चाबी हाथ लगते ही कांग्रेस इनकी पेंशन पर ताला लगा देती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने जो किया, उससे पहले मध्य प्रदेश में वही काम कमलनाथ की सरकार ने किया और अब कुछ वैसा ही झारखंड में हुआ। कोरोना संकट के समय वनांचल आंदोलनकारियों की पेंशन हेमंत सोरेन की सरकार ने कांग्रेस के इशारे पर बंद कर दी। दरअसल झारखंड में वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग की सिफारिश के बाद राज्य सरकार हर महीने आंदोलनकारियों की पेंशन देती थी, लेकिन तकरीबन 5000 से अधिक आंदोलनकारियों को 5 महीने से पेंशन नहीं मिली है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस हेमंत सोरेन ने आंदोलनकारियों के हित की बात करके सत्ता हासिल की, उस हेमंत सरकार पर आखिर किसका दबाव है जो उन्होंने 5 महीने से 5000 से अधिक आंदोलनकारियों की जिंदगी परेशानियों से भर दी। एक तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के लिए परेशानी पैदा कर दी है। ऐसी परिस्थिति में जब समय पर पेंशन मिल जानी चाहिए, लेकिन उसे संकट के इस समय में बंद कर दिया गया है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस के इशारों पर चलने वाली हेमंत सोरेन की सरकार पर जोरदार प्रहार किया। बीजेपी प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने कहा कि आंदोलनकारियों के लिए इस साल की दुर्गा पूजा और दिवाली फीकी रहेगी। इसकी वजह हेमंत सोरेन की सरकार है। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण ही आंदोलनकारी पेंशन से पिछले 5 महीने से वंचित हैं। कोरोना काल में हेमंत सोरेन 60 लाख रुपए की नई कार खरीद सकते हैं, लेकिन जिसके आशीर्वाद से वे सीएम बने हैं, उन झारखंड वासियों को उनका हक नहीं दिला पा रहे हैं। झारखंड में आंदोलनकारियों के लिए वार्षिक 18 करोड़ रुपए का प्रावधान है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने आंदोलनकारियों के हक को कुचल दिया है? क्या हेमंत सोरेन को कांग्रेस का आदेश मिला है कि आंदोलनकारियों को पेंशन नहीं दी जाएगी? खैर, अगर मिला भी है तो इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत बड़े उदाहरण हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने के तुरंत बाद ही प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने 1 हफ्ते बाद ही इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों की मासिक पेंशन पर रोक लगा दी थी। इमरजेंसी के दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी लॉ यानी मीसा और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स यानी DIR के बंदियों को मध्य प्रदेश सरकार लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम के तहत 25,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन देती थी, लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस ने इस पर रोक लगा दी। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस, NCP और शिवसेना की सरकार है। यहाँ भी उद्धव सरकार ने सोनिया गांधी और शरद पवार के इशारे पर ऐसा ही तानाशाही फैसला लिया और आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले मीसाबंदियों की पेंशन बंद कर दी। दरअसल उन आंदोलनकारियों को मीसा के तहत कैद किया गया था। ऐसे आंदोलनकारियों के लिए 3 जुलाई 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने पेंशन देने का फैसला लिया था। इसके तहत जो इमरजेंसी के दौरान 1 माह से अधिक जेल में थे, उन्हें 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी को 5,000 रुपए की पेंशन देने का ऐलान हुआ था। जनवरी 2018 से जनवरी 2020 तक पेंशन दी गई, लेकिन अचानक मीसाबंदियों की पेंशन बंद करने का ऐलान कर दिया। मामला फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में है। मतलब साफ है कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, वहां आंदोलनकारियों की पेंशन पर सेंधमारी का प्लान तैयार हो जाता है। चुनाव शुरू होते ही कांग्रेस में रुपयों का खेल शुरू हो जाता है। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है और इसी बीच आयकर विभाग ने कांग्रेस के पटना कार्यालय में छापा मारा। छापेमारी में एक गाड़ी से 8 लाख रुपए बरामद हुए। आयकर विभाग की टीम ने कांग्रेस में महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और शक्ति सिंह गोहिल से लंबी पूछताछ भी की। बिहार में कई जगहों पर चुनावी रैलियां हैं। इससे पहले आयकर विभाग को सूचना मिली कि कांग्रेस के पटना कार्यालय में पार्टी उम्मीदवारों को पैसा बांटा जा रहा है। इसके बाद आयकर विभाग की टीम ने पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में जांच शुरू करते हुए एक गाड़ी से 8 लाख रुपए नकद बरामद किए। छापेमारी में पैसा मिलने पर आयकर विभाग ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सुरजेवाला से लंबी पूछताछ की। इसके साथ ही सदाकत आश्रम पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने कहा कि उसने रेड नहीं की, ये एक रूटीन जांच प्रक्रिया थी जिसमें एक गाड़ी से कैश मिला है। इस कैश का स्रोत पता करने के लिए कांग्रेस कार्यालय पर नोटिस लगाया गया है। छापेमारी के बाद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि छापा सदाकत आश्रम पर नहीं,
छापेमारी के बाद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि छापा सदाकत आश्रम पर नहीं मारा गया, किसी गाड़ी से पैसे मिले, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चुनावों के समय कांग्रेस नकद रुपयों का बंदर बांट पहले भी करती आई है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार इस मामले में अब तक फंसे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली स्थित उनके फ्लैट से करोड़ों रुपया कैश बरामद हुआ और इसी जांच के दौरान एजेंसीज ने चांदनी चौक के 2 आदमियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने इस बात को कबूल किया कि 40 लाख रुपए उन्होंने कांग्रेस के दफ्तर पहुंचाए थे। ये पूरा मामला अब तक लंबित है और इस मामले में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल से भी जवाब तलब किया गया। सदाकत आश्रम में मिले लाखों रुपए किसके थे, इसकी जांच आयकर विभाग की टीम कर रही है। लेकिन ये हकीकत है कि चुनाव में नकद रुपयों का खेल बड़े पैमाने पर होता है और कांग्रेस के हाथ इस मामले में मैले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार के चुनावी समर में पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जिसकी दलाली बंद हुई है उसको बहुत बेचैनी है। लेकिन जिस बात का इंतजार मंच पर बैठे नीतीश कुमार कर रहे थे, पीएम मोदी ने वैसा कुछ कहा ही नहीं। नीतीश कुमार को इस बात का बेसब्री से इंतजार रहा होगा कि वे चिराग पासवान के खिलाफ कुछ बोलें, लेकिन पीएम मोदी ने चिराग का नाम एक बार भी नहीं लिया, लेकिन इशारे ही इशारों में कह दिया कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन किसी को भ्रम में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है ये बात पीएम मोदी ने चिराग पासवान के लिए ही कही, क्योंकि चिराग पासवान चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी और एलजेपी सरकार की बातें कर रहे हैं और इसी वजह से पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोग कभी भ्रम में नहीं रहते हैं। चुनाव से पहले ही उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश सुना दिया है। जितने भी सर्वे और रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें साफ है कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बन रही है। पीएम मोदी ने अपनी इन बातों से और ये कहते हुए स्पष्ट कर दिया कि हर चुनाव में भ्रम फैलाया जाता है, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं होता है। पीएम मोदी ने मंच पर सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में कहा कि आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत करने के लिए बिहार में फिर नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनना जरूरी है। लोगों का आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बिहार में बीजेपी, जेडीयू और हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के गठबंधन यानी एनडीए की सरकार जरूरी है। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनडीए की जीत जरूरी है। मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है, बूथ लेवल पर भी एनडीए के सभी कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक दलों के घटक दलों के साथी एकजुट होकर पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और एक दूसरे के साथी बने हुए हैं। पीएम मोदी के इशारों से चिराग पासवान को जरूर झटका लगेगा। पीएम मोदी की चुनावी सभा से पहले चिराग पासवान ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। चिराग ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी के भी कह देने के बाद एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है। नीतीश जी को तसल्ली नहीं हुई, अभी और प्रमाण पत्र चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोजपा के चिराग पासवान के हमले रुके नहीं। इसके पहले चिराग ने कटाक्ष करते हुए कहा, नीतीश कहीं फिर से लालू की शरण में न चले जाएं। चिराग ने कहा कि पिछली बार लालू प्रसाद के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, बाद में उन्हें धोखा देकर बीजेपी की शरण में चले गए। इस बार कहीं प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने के बाद फिर से लालू की शरण में न चले जाएं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। बिहार विधानसभा सहित कई राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं। ठीक इसी मौके पर मलेशिया में छिपा बैठा जाकिर नाइक सक्रिय हो गया। उसने सीधा बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस को लाखों रुपए चंदा देने वाले जाकिर नाइक ने मुस्लिम देशों से कहा कि वे पैगंबर मोहम्मद की आलोचना करने वाले भारत के गैर मुस्लिमों को उनके देश में आने पर जेल में डाल दें। उसने कहा कि पैगंबर की आलोचना करने वाले ज्यादातर लोग बीजेपी के भक्त हैं। जाकिर नाइक ने सऊदी अरब, इंडोनेशिया समेत मुस्लिम देशों का आह्वान किया कि वे इस तरह के भारतीय लोगों का एक डेटाबेस बनाएं ताकि वे जब इस्लामिक देशों की यात्रा करें तो उन्हें अरेस्ट किया जा सके। उसने कहा कि इस्लामिक देश गैर मुस्लिम भारतीयों के सभी नकारात्मक टिप्पणियों और गालियों का एक डेटाबेस बनाएं और उसे कंप्यूटर में सेव करके रखें।
जाकिर नाइक ने कहा कि अगली बार जब ये लोग खाड़ी देशों में, चाहे वह कुवैत, सऊदी अरब हो या इंडोनेशिया में आए, तो उनकी जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि उन्होंने कहीं इस्लाम या पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी तो नहीं की है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें जेल में डाल दिया जाए। ये सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दें कि हमारे पास एक डेटाबेस है और उन नामों को सार्वजनिक न करें। जैसे ही ये लोग आए उन्हें अरेस्ट कर लें। मलेशिया में रह रहे नाइक ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाए। मेरा विश्वास करें, ज्यादातर लोग बीजेपी के भक्त हैं और इस्लाम तथा मुस्लिमों के खिलाफ जहर फैला रहे हैं और इससे वे डर जाएंगे। बता दें कि जाकिर नाइक इन दिनों भगोड़ा चल रहा है और उसके खिलाफ सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार मलेशिया सरकार के साथ इस मामले को उठा रही है। एनआईए नाइक के मामले की जांच कर रही है, लेकिन उसकी जांच शुरू होने से पहले ही जाकिर नाइक भारत छोड़कर भाग गया था। इसके बाद से ही वह मुस्लिम बाहुल्य देश मलेशिया में रह रहा है। नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप है। नाइक का नाम 2016 में ढाका में हुए बम धमाकों में भी आया था और इन धमाकों में सैकड़ों लोग मारे गए थे। इन धमाकों में शामिल एक आरोपी ने बाद में स्वीकार किया था कि नाइक के भाषणों के कारण वह ये घिनौना काम करने के लिए प्रेरित हुआ। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक नाइक पिछले 3 साल से मलेशिया में रह रहा है। भारत में उसके भाषण पीस टीवी पर प्रसारित होते थे, जिस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्रिटेन और कनाडा ने उसे वीजा देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद मलेशिया ने उसे स्थायी नागरिकता दे दी। उसके एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने 2007 से 2011 के बीच मुंबई में पीस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की थी। एनआईए के मुताबिक नाइक पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने, हिंसा फैलाने का भी आरोप है। हालांकि नाइक ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। पीएम मोदी बिहार के मोर्चे पर आए और छा गए। अपनी रैलियों में पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, लेकिन जैसी उम्मीद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को थी, वैसा कुछ पीएम मोदी ने कहा ही नहीं और न ही किया। पीएम मोदी ने चिराग पासवान की कोई चर्चा तक नहीं की, लेकिन सासाराम में पहली चुनावी रैली में पीएम मोदी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान के एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरने को लेकर कुछ भी नहीं कहा। पीएम मोदी के पिता पासवान को लेकर जताए गए स्नेह पर चिराग पासवान ने ट्वीट करके धन्यवाद किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। चिराग पासवान को लेकर बीजेपी के नरम गरम रवैये पर ओवैसी ने भी टिप्पणी की और कहा कि बीजेपी एक साथ 2 नावों की सवारी कर रही है। चिराग पासवान को लेकर पीएम की चुप्पी के आखिर क्या संकेत हैं? बिहार चुनाव की पहली रैली को संबोधित करते हुए सासाराम में पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, हाल ही में बिहार ने अपने 2 सपूतों को खोया, जिन्होंने यहाँ के लोगों की दशकों तक सेवा की है। मेरे करीबी मित्र और गरीबों, दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाद में बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर काम किया, वो भी अब हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सासाराम की रैली में रामविलास पासवान को पीएम मोदी ने जिस तरह से श्रद्धांजलि दी, इसको लेकर चिराग पासवान ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं और पापा को एक सच्चे साथी के जैसे श्रद्धांजलि देते हैं। ये कहना कि पापा की आखिरी सांस तक वे साथ थे, मुझे भावुक कर गया। एक बेटे के तौर पर स्वाभाविक है, पापा के प्रति प्रधानमंत्री जी का यह स्नेह सम्मान देखकर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। चिराग पासवान के इस ट्वीट के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी और एलजेपी में चल क्या रहा है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमलावर हैं। जेडीयू के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार भी उतारे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सियासी हालात को लेकर पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। पीएम मोदी की चिराग पासवान को लेकर चुप्पी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पीएम मोदी की चुनावी सभा से पहले चिराग पासवान ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। चिराग ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी भी कह देने के बाद कि एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है, नीतीश जी को तसल्ली नहीं हुई। अभी और प्रमाण पत्र चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। पूरे मामले में
AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ने एलजेपी का उल्लेख अपनी चुनावी भाषण में नहीं किया। वो एक बार में 2 घोड़ों की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें से एक के साथ बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। उन्होंने 19 लाख नौकरियों का वादा करते हुए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इससे स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है और नीतीश कुमार को रिटायर करना चाहती है। ये बीजेपी की आरएसएस की रणनीति है। चुनाव बिहार में हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की मदद के लिए मलेशिया में छुपा बैठा जाकिर नाइक, कश्मीर में बैठी महबूबा मुफ्ती सब के सब सक्रिय हो गए हैं। पीएम मोदी ने बिहार में अनुच्छेद 370 की चर्चा की तो महबूबा मुफ्ती सामने आई और कहा कि नरेंद्र मोदी के पास बताने के लिए कुछ है नहीं। ऐसे में वे 370 के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। असल में इस सरकार ने राष्ट्र का कोई भी विषय ठीक से नहीं सुलझाया। इतना ही नहीं, महबूबा ने कहा कि आज बिहार में वोट बैंक के लिए पीएम मोदी को अनुच्छेद 370 का सहारा लेना पड़ रहा है। जब वे चीजों पर विफल होते हैं तो वे कश्मीर और 370 जैसे मुद्दों को उठाते हैं। वास्तविक मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार हमारे हक को वापस नहीं करती तब तक मुझे कोई भी चुनाव लड़ने की दिलचस्पी नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल किए जाने तक मेरा संघर्ष खत्म नहीं होगा बयान दिया। मेरा संघर्ष कश्मीर समस्या के समाधान के लिए होगा। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती के अंदर बाबरी प्रेम भी जाग गया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बाबरी मस्जिद के आसपास ऐसा माहौल बनाया मानो वे कभी मौजूद ही न हो। इतना कहने के बाद महबूबा ने राहुल गांधी के सबसे प्रिय विषय यानी चीन के मुद्दे को उठाया और कहा कि चीन ने लद्दाख में 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन पर कब्जा कर लिया। चीन ने 370 हटाने और भारत द्वारा किए गए परिवर्तनों पर खुलकर आपत्ति जताई है। वे इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना प्रसिद्ध नहीं था जितना अब हो गया है। महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। महबूबा मुफ्ती को 434 दिन बाद रिहा कर दिया गया। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर 370 की फिर से बहाली के लिए मुहिम शुरू कर दी। इस मुहिम में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल एक साथ आ गए और अब कांग्रेस भी खुलकर इनके साथ आ गई है।